भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डी के गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर और एनसीईआरटी की एसएसटी में आपके लिए लेकर आ गया हूं। अब यहां पर मैंने आपको बताया था शेड्यूल में कि 3 दिन में आपको हिंदी पढ़ाऊंगा और 3 दिन क्या है आपकी एसएसटी चलेगी। तो यहाँ पर जो मैं एसएसटी कवर करने वाला हूँ वो एनसीईआरटी की एसएसटी को कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा आप में से जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। और यहाँ पर ये सीधा सीधा आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए पेपर 2 में एसएसटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेपर 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। चाहे आपका यूपी टेट हो, एमपी टेट हो और राज्यों की जो स्टेट के टीईटी एग्जाम है उनके लिए तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ज्यादा फायदेमंद साबित होती है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एसएसटी की। और एसएसटी में हम इतिहास को कवर करेंगे, यानी कि सबसे पहले हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है और एग्जाम से पहले पहले में हिंदी और एसएसटी दोनों कंप्लीट करनी है। इतिहास में जो पहला चैप्टर है वो है कब, कहाँ और कैसे। इसमें हम बेसिकली हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेते हैं, हिस्ट्री से पहले की चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सभी को हेलो, सभी को हाय, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सबको शामिल कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पर हिस्ट्री से। और यहाँ पर हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मुक टेस्ट वगैरह, स्पीड टेस्ट वगैरह, फुल लेंथ टेस्ट वगैरह आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको डी के अकेडमी ऐप में ही देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की अगर बात करें, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो कोर्स है वो मैं बाइलिंगुअल लेकर चल रहा हूँ, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में भी मैं रख रहा हूँ और इंग्लिश में भी मैं रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी अगर कहीं इंग्लिश में हिंदी में मिस प्रिंट हो तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना है आपको। और यहाँ पर आज हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, जैसे हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें तिथियों के बारे में जान लेते हैं। अच्छा यहाँ पर इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ को पढ़ेंगे। क्योंकि अगर इतिहास हिस्ट्री भी अगर हम पढ़ने बैठे तो 6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने 10 महीने लग जाते हैं, इतना हमारे पास समय नहीं है। हम अपने सीटेट एग्जाम को लेकर ही हिस्ट्री केवल पढ़ेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हिस्ट्री में डेट्स के बारे में जान लेते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है उसमें डेट्स किस किस तरह से हैं। आपने देखा होगा ईसा पूर्व, आपने देखा होगा ईसवी, और इंग्लिश में आपने देखा होगा सीई यानी कि कॉमन एरा और बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा। तो सबसे पहले दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व को लिखते हैं इंग्लिश में बीसी, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। एडी यानी कि ईसवी को बोलते हैं, जो आपने देखा होगा इतने ईसवी में 16वीं ईसवी में, 15वीं ईसवी में, और आपने देखा बहुत सारी डेट्स आपने देखी होंगी 1855 ईसा पूर्व ईसवी। तो वो सारी चीजें यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए ईसा पूर्व की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी, इसको इंग्लिश में लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट, इसको बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भगवान ईसा मसीह हैं उनके जन्मदिन से पहले की बात हो रही है। मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ है और इससे पहले की जो भी डेट्स होंगी उनके सामने हम उनके बाद हम ईसा पूर्व लिखेंगे। ईसा मसीह के जन्म दिवस के बाद जितना भी जो समय होगा उन सब डेट्स के सामने हम ईसवी लिखेंगे, ईसवी, और यहाँ पर ईसा पूर्व। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते रहते हैं बच्चे इसमें, ठीक है। यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म दिवस के पहले का समय है, उसको दर्शाने के लिए ईसा पूर्व लिखेंगे यानी कि बीसी लिखेंगे। ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसको दर्शाने के लिए ईसवी यानी कि एडी लिखेंगे, है ना। तो ये आपको डेट्स आपको पता लगे। मान लीजिए मैं कह देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 320 ईसा पूर्व में जन्म दिवस हुआ है, और जैसे मान लीजिए ये भगवान यीशु का जन्म दिवस है, मान लीजिए ये है। अगर मैं इधर चलूं तो मान लेता हूं मैं, अगर मैं कहता हूं कि 320 ईसा पूर्व क्या है, जन्म दिवस हुआ है, और 310 ईसा पूर्व, मैं कहता हूं 310 ईसा पूर्व क्या है, मृत्यु हो गई। तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन इसमें रहते हैं कि 320 में जन्म, 310 में मृत्यु कैसे। तो ये ईसा मसीह के जन्म दिवस के पहले का समय है, यानी कि इधर चल रहे हैं हम, 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके चल रहे हैं। तो 320 यहाँ पर ऐसे आएगा ये, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कुछ तिथियों का विभाजन
इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में इस तरह से हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट एग्जाम में भारतीय इतिहास के स्रोतों से कई सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भारत का जो इतिहास है उसके बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानने को मिला, हम कैसे अपने भारत के बारे में जान पाते हैं। आज से 3000 साल पहले, 2000 साल पहले, 500 साल पहले की जो बातें हैं वो हम कैसे जान पाते हैं, आज किन किन स्रोतों के माध्यम से जान पाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जी पॉइंट है आपका अभिलेख। अभिलेख, इसको इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन। ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। रिलायबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कौन होते हैं? अभिलेख, है ना। तो अभिलेख में होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, अच्छा सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि अभिलेखों का जो अध्ययन है इसको अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है, इंग्लिश में इसको एपिग्राफी कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखिएगा, कभी कभी अभिलेखा शास्त्र ना बोलकर एपिग्राफी हिंदी में ऐसे लिख देता है, एपिग्राफी। तो ये भी आप कंफ्यूज मत होइए कि एपिग्राफी क्या है ना। इंग्लिश का हिंदी में ऐसे एपिग्राफी लिख देता है, यानी कि अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर, खंबे, मंदिर की दीवारों पर उकेरे जाने वाली चीजें हैं। यानी कि जो हमें, जैसे किसी मंदिर में गए हम, प्राचीन मंदिर में कई हजार साल पुराना है, तो वहाँ की दीवारों पर कुछ लिखा होगा, है ना। और बहुत सारे अभिलेख हैं यहाँ से, जैसे हमें पता लगती है, जैसे कांसे की कोई प्लेट है, कोई चांदी की प्लेट है, उस चांदी की प्लेट पर कुछ लिखा हुआ है, कोई मोहर छपी हुई है। मंदिर की दीवारों पर, पत्थरों पर जो खंबे होते हैं उन पर कुछ लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। और ज़्यादातर जो भारत में अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किसी न किसी लिपि में लिखे गए हैं, और ज़्यादातर जो लिखे गए हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, है ना। ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट, भारत के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं हमें अपने इतिहास में, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। जब ये अभिलेख हमें पता लगे थे कि यहाँ पर ये, जैसे हमें पता लगा कि किसी मंदिर में को हमने देखा और उसमें देखा कि दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है, किसी गुफा में चले गए वहाँ पर दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ पर वो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में ज़्यादातर लिखे गए हैं। लेकिन पहले कोई इनको पढ़ना नहीं जानता था, किसी को ब्राह्मी लिपि आती नहीं है ना। तो इन सब के लिए क्या है, इसको सबसे पहले पढ़ने का फिर श्रेय जाता है, ये सचिव हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव हैं जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने सफलता पाई थी ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों को पढ़ने में, है ना। फिर इन्होंने सफलता पा ली जेम्स प्रिंसेप ने, फिर इन्होंने फिर सबको बताया कि भारत के बारे में ये लिखा है, हम यहाँ पर ये राजा था, 3000 साल पहले ये राजा था, 500 साल पहले इस राजा ने इस राजा पर आक्रमण किया। तो फिर जेम्स प्रिंसेप ने जैसे ही सफलता पाली ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की, और हमारे इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलने लगी। तो इस तरह से हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, हमें अपने भारत के इतिहास के बारे में इन अभिलेखों से जानकारी मिलती है ना। तो याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ने का जो रिकॉर्ड है, पढ़ने का जो श्रेय है, इसका जो क्रेडिट है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप अगर आपसे पूछ ले कि कौन है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सेक्रेटरी यानी कि सचिव थे ये, है ना। अंग्रेजों के समय की बात है, ज़्यादा पुराना समय नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहले अभिलेखों से हमें पता लगता है ये सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें सिक्के, जो कॉइन्स होते हैं, उनसे भी अपने भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अब सिक्कों से कैसे भारत के बारे में जानकारी मिलेगी, तो उसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको बता देता हूँ, सिक्कों का जो अध्ययन है वो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। जो सिक्कों को पढ़ने का, जैसे आपने देखा होगा बहुत पुराने ईस्ट इंडिया कंपनी तक के सिक्के आज तक लोगों पर मिल जाते हैं। पुराने जो राजा हैं, राजा महाराजा थे पहले, उनके जो सिक्के हैं आज भी कई सारे घरों में, कई सारे लोगों पर रखे रहते हैं। तो उन सिक्कों पर क्या लिखा है, उन सिक्कों के माध्यम से कैसे जानकारी प्राप्त की जाए, उसके अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स। और ज्यादातर जो भारत में चांदी के सिक्के पाए गए हैं, जिससे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, चांदी के सिक्के ज्यादा पाए गए हैं, है ना। और यहाँ पर स्वर्ण सिक्के भी चलते थे, तांबे के सिक्के भी चलते थे। तो यहाँ पर हमें सिक्कों से ये पता लगा कि सबसे पहले जो हमें सोने के सिक्के मिले, उनको भारत में इंडो ग्रीक लोगों ने चलाया था। जो हिंद यवन,
ग्रीक से आए थे और इंडिया में रहते थे, तो हिंद यवन इनको बोला जाता है, इंडो ग्रीक। इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में चलाए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। और इन सिक्कों के द्वारा ही हमें भारतीय यूनानी शासकों का पता लगता है। जैसे यूनान जो देश है, तो यूनान से जो भी शासक भारत आए थे उनके बारे में हमें कैसे पता लगा, इन सिक्कों के माध्यम से ही, है ना। तो जैसे हमें सोने का सिक्का कोई मिला, उस पर कुछ लिखा हुआ है और उसको पढ़ के देखा तो हमें पता लगा कि ये यूनान के शासकों ने चलवाया था, उन्होंने अपना नाम या फिर पता कुछ भी उस पर लिखा है। तो भारत के बारे में हमें स्वर्ण सिक्के, चांदी के सिक्के, इन सभी सिक्कों के अध्ययन से भी जानकारी मिलती है। और याद रखना, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्रोत हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वो हो गया, ये दूसरा होगा, ये दूसरा है, क्योंकि पहला तो हमने वो पढ़ लिया, अभिलेख पढ़ लिए, दूसरा सिक्के पढ़ लिए, फिर तीसरा है पुरातात्विक स्मारक। अब बहुत सारी स्मारक भी तो हैं, अब पूरी की पूरी स्मारक बनी हुई हैं। स्मारक जो बनी हुई हैं, बड़े बड़े जो भवन बने हैं, उनसे भी तो हमें जानकारी मिलेगी कि किसने बनवाया। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो प्राचीन इमारतें, जो आप प्राचीन इमारतें देखते हो, जैसे ताजमहल है, मंदिर, जो अभी आप प्राचीन मंदिर देखते हो, मूर्तियाँ, जो भी जगह जगह पर आप मूर्तियाँ देखते हो, इनके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं। ये भी क्या है, एक स्रोत हैं भारत के बारे में। पुरातात्विक स्मारक भी क्या हैं, स्रोत हैं, जिनसे हमें अपने भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कई सारे युग, इसमें विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। अब यहाँ पर ताजमहल हमने देखा, ताजमहल को देखकर हमें पता लग गया ना कि आर्थिक स्थिति कैसी थी मुगलों की, तो हमें पता लग गया ना कि इतना बड़ा ताजमहल बनवा दिया है। धार्मिक क्या है, धार्मिक क्या क्या चीज़ें हैं, सामाजिक क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमें इन इमारतों के, स्मारकों के माध्यम से भी तो पता लगती हैं। अब यहाँ पर ये जो स्मारकें और इमारतें हैं, इनके अलावा हड़प्पा सभ्यता की भी खोज हुई थी, आपको पता है। और इसकी खोज करने का जो श्रेय है वो विलियम जेम्स को जाता है, सर विलियम जेम्स को जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम इतना पढ़ रहे हैं कि जैसे हड़प्पा सभ्यता मिली तो वहाँ पर हमें नगर मिले, शहरी नगर मिले, तो उन नगरों, वो भी क्या है, इमारतें ही तो हैं। उन इमारतों से भी तो हमें अपने प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति संबंधी कुछ तथ्य हैं, और वो खोज निकालने का श्रेय जाता था अलेक्जेंडर कनिंघम को। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो इसका तो श्रेय जाता है खोज कराने का विलियम जेम्स को, लेकिन वहाँ पर सांस्कृतिक जो भी तथ्य हैं, जो चीज़ें खोज कर निकाली गई हैं, जहाँ पर जो काम किया है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। और इन्हीं को याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखिएगा। तो ये कुछ पुरातात्विक इमारतें वगैरह भी हैं जिनसे हमें अपने भारत के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, साहित्यिक स्रोत, कुछ साहित्यिक स्रोत भी हैं। अब जैसे रामायण है, हमारी रामायण महाभारत है। अब रामायण महाभारत हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है ना कि प्राचीन भारत कैसा था, वहाँ पर राम थे, कोई रावण था। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, उनसे भी तो हमें जानकारी मिलती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक स्रोत में कई सारी चीज़ें शामिल आती हैं। इसमें लगभग धार्मिक स्रोत आती हैं सारे के सारे। पांडुलिपियाँ हैं, है ना, इसके बारे में हमें अपने भारत के बारे में जानकारी मिलती है। ताड़पत्र, भोजपत्र, आपने देखा हो, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं अपने दादाजी पर, भोजपत्र वगैरह, ताम्रपत्र वगैरह। तो ये सारी चीज़ें तो हमने भी देखी हैं, इन पर लिखा जाता था पहले। इसके अलावा धार्मिक की अगर बात करें तो हमारे वेद हैं, वैदिक साहित्य है, यानी कि वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो सारे वेदों से भी हमें अपने भारत के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण हैं, पुराण पढ़ते हैं। महाकाव्य यानी कि रामायण और महाभारत से भी हमें अपने भारत के बारे में जानकारी मिलती है। उपनिषद हैं, है ना। अब जैन धर्म ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं। अब उस समय जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म बना था, उन्होंने अपने ग्रंथ भी लिखे हैं, तो उनके ग्रंथों से भी हमें अपने भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कुछ और सोर्सेज हैं जिनसे हमें अपने भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इनको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, साहित्यिक स्रोत। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, विदेशियों के विवरण, डिटेल्स ऑफ फॉरेनर्स। विदेशियों के विवरण का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारे विदेशी भारत आते थे प्राचीन भारत में। पहले क्या होता था, बहुत सारे जो यात्री हैं वो भारत आते थे, दूसरे देश का राजा
किसी यात्री को, अपने राजदूत को किसी दूसरे देश में भेजता था उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसे ही जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजता, तो जो यात्री भारत आता था तो भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो एक बुक में लिखता था भारत के बारे में। तो उन सब यात्रियों का जो विवरण है, उनकी जो बुक्स हैं, उनसे हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत में बहुत सारी जानकारी विदेशियों के विवरण से प्राप्त हुई है, और इनमें है यूनान के जो यात्री हैं, चीन के यात्री हैं, अरब के यात्री हैं, फारसी हैं कुछ। तो ये सारे जो यात्री यहाँ से आए हैं इनसे हमें जानकारी मिलती है। जैसे यूनान और रोमन के यात्री की अगर बात करें तो मेगास्थनीज हैं, टॉलमी हैं, टॉलमी भारत के भूगोल के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज ने एक इंडिका नामक बुक लिखी है। इनके सामने बुक का नाम लिख लेना, इंडिका, है ना, इनके सामने बुक का नाम लिखना इंडिका। तो यहाँ पर इंडिका बुक लिखी है, तो ये भी आपको पता होगा। तो भारत के बारे में जानकारी वहाँ से हमें मिलती है। इसके अलावा चाइना से कुछ लेखक आए थे, यात्री आए थे, हेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, है ना। फायान की अगर बात करें तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शायद, है ना। तो ये भी, इसको भी लिख लेना कि फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, हेनसांग आया था भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में। इनको हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना, ऐसा नहीं, आगे पढ़ेंगे, जैसे राजाओं की बात आएगी तो वहाँ पर चंद्रगुप्त, हेनसांग, वो सारे जो हर्षवर्धन जो राजा हैं, पूरा मौर्य युग है चाहे कोई सा भी युग है, आगे हिस्ट्री में आएगा, उनके बारे में फिर दोबारा से हम इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। अरब से कुछ लेखक आए थे, अलबरूनी, है ना। तो इनका विवरण है, इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद उसी का नाम है। अब इनकी ये जो किताब है, इनका जो विवरण है, उससे हमें भारत के धर्म के बारे में जानकारी मिली है, भारत में कैसे रीति रिवाज थे उनके बारे में जानकारी मिली है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है। तो ये कुछ विदेशी हैं जो भारत आए थे और भारत के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा, क्योंकि उनको अपने राजा को जाकर देना होता था। पहले क्या होता था कि किसी देश का राजा है, अपने किसी यात्री को भेज दिया कि उस देश के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, जिस पर हम आक्रमण करें तो हमें कोई ज़्यादा वो ना हो, है ना, तो सरप्राइज ना मिल जाए बेसिकली। तो जैसे उसके बारे में, अगर किसी राज्य के बारे में, किसी देश के बारे में पहले से पता लग गया, उनको पता लग गया कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उस पर आक्रमण कर दिया, ऐसे होता था, ठीक है। तो जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों, वो पुस्तकें भी मिली हैं, तो उनसे भी हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत सारे विदेशी हैं जो भारत आए थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा और कर लेता हूँ मैं। ये जो कंटेंट है वो लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है, कि भारत के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि भारत का काल विभाजन किस किसने किया था। भारत की जो हिस्ट्री थी, भारत की हिस्ट्री, तो इसमें बताया था कि हिस्ट्री जैसे हम पढ़ते हैं ना कि आधुनिक, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीन तरह से, है ना। तो उसका काल विभाजन कैसे कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 1851 1851 ईस्वी में स्कॉटलैंड के दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर थे कौन, जेम्स मिल। इन्होंने अपनी पुस्तक, उस पुस्तक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना, याद रखेंगे। 1851 में स्कॉटलैंड के दार्शनिक थे जेम्स मिल। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को बांटा है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, तीन भाग में बांटा था। फिर बाद में क्या हुआ था कि बहुत सारे भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने ये सब देखा और उनको पता लगा कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो। फिर उनके बाद में उन्होंने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इस तरह से उसका विभाजन किया और वही हम पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर जो जेम्स मिल का विभाजन है वो गलत है, ठीक है। तो उसको गलत, यहाँ पर जेम्स मिल ये समझता था कि पहले जो इंडिया है इसमें मुस्लिम रहते थे और हिंदू रहते थे और इन्हीं का प्रभुत्व था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, तो बहुत सारे धर्म हैं और सभी को समान सम्मान मिलता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भारतीय इतिहासकार हैं उनको तो पता थी, इसलिए उन्होंने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जाती है कि आधुनिक भारत को, जो मॉडर्न इंडिया है, उसको मॉडर्न इंडिया क्यों बोला जाता है। मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत को आधुनिक भारत क्यों बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो अंग्रेज थे, ज़्यादातर आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह है, जो पोस्ट वगैरह है, डाक वगैरह है, सारी चीज़ें वो ही लेकर आए थे। तो वो आधुनिक भारत था, उसमें सारी चीज़ें नई आ गई थी, यानी कि भारत का आधुनिकरण वहाँ पर हो गया था। इसलिए यहाँ पर इस काल को, अंग्रेजों के काल को आधुनिक भारत बोला गया है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सा लेक्चर था, हिस्ट्री का पहला लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।